माई सेल्फ नीरज कुमार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर का 7th लेक्चर। 6 लेक्चर तक हमने कंप्लीट कर रखा है और 6 लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड के विषय में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देके समझा दिया था। आज का टॉपिक मेन टॉपिक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और फॉर्मल चार्ज। हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में भी जानते हैं, इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? एक प्रकार का दो एटमों के बीच शेयरिंग से बनता है, परंतु म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में जैसे म्यूचुअल शेयरिंग होता था, वैसे इसमें म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होता है। इसमें शेयरिंग होता है, लेकिन एक ही एटम शेयरिंग करता है, दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इसलिए हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बोलते हैं वन साइडेड शेयरिंग बॉन्ड। याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक वन साइडेड शेयरिंग बॉन्ड है। देखिए, अब डिफिनेशन से समझते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज अ केमिकल बॉन्ड एंड आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं और डेटिव बॉन्ड के रूप में भी जानते हैं। 2 नंबर पॉइंट यह ध्यान दीजिएगा, ये डिफिनेशन को डील करता है। 2 नंबर पॉइंट, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ देम। कहता है कि दो एटमों के बीच यह बॉन्ड बनता है, लेकिन वन साइडेड शेयरिंग से बनता है। एक एटम एक तरफा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यानी शेयर करता है। डोनेट तो नहीं कहेंगे, शेयर करता है। एक एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, दूसरा एटम उस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। यानी वन साइडेड शेयरिंग की अगर बात करें तो वन साइडेड शेयरिंग से अगर कोई बॉन्ड बनता है तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जबकि आपको याद होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड में हमने बताया था म्यूचुअल शेयरिंग होता है। यहां म्यूचुअल शेयरिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, यहां क्या है, वन साइडेड शेयरिंग है। हमेशा डिफिनेशन में याद रखिएगा, वन साइडेड शेयरिंग से जो बॉन्ड बने उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब सवाल है कि वन साइडेड शेयरिंग कौन करेगा? इसमें दो एटम होते हैं, एक एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है और दूसरा एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। देखिए, हमने यहाँ पर ध्यान से आपको समझाया है। पहला एटम, इसमें मान लेते हैं हम दो एटमों के बीच ये बॉन्ड बन रहा है, तो फर्स्ट एटम को ए से डिनोट किया है, सेकेंड एटम को हमने बी से डिनोट किया है। तो जो फर्स्ट एटम होता है वह इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एटम जो होता है वह इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब सवाल है, इलेक्ट्रॉन रिच किसको कहते हैं? वैसे एटम को इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में आ जाए, चाहे शेयरिंग से आए या जैसे भी आए। लेकिन अगर कोई एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाए तो हम उसको कहते हैं ऑक्टेट कंप्लीटेड एटम। वैसा एटम, तो जो एटम ऑक्टेट कंप्लीटेड रहेगा उस एटम को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन से धनी एटम। साथ ही एक कंडीशन और है, ऑक्टेट कंप्लीट के साथ साथ उस एटम के अंदर में कम से कम एक लॉन पेयर होना चाहिए, यानी 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो कहता है पहला कि फर्स्ट एटम कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट and atom contains at least one lone pair electron। LPE का मतलब lone pair electron, यानी एक एटम इलेक्ट्रॉन रिच होगा, यानी उसका मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीटेड होगा और साथ ही वह एटम कम से कम 2 अनबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रखेगा, अर्थात 1 लॉन पेयर उसके अंदर जरूर होना चाहिए, तभी वह वन साइडेड शेयरिंग करेगा। और दूसरा एटम उसके सामने कैसा चाहिए? तो दूसरा जो एटम चाहिए वह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट चाहिए, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अब इलेक्ट्रॉन की कमी किस एटम को मानेंगे? जिस एटम का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता है, यानी जिस एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते हैं, वैसे एटम को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम। यानी एक दूसरा एटम जो होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, दैट इज ऑक्टेट अनकंप्लीट होगा एंड एटम कंटेन्स एट लीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन्स।
टू इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट, कहता है दूसरा जो एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। इसका मतलब है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। और कितना से कंप्लीट नहीं होगा, तो कम से कम उसके ऑक्टेट कंप्लीट में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। कम से कम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की भी कमी हो सकती है, परंतु 2 इलेक्ट्रॉन मिनिमम कमी होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 एटमों के बीच बन रहा है। पहला एटम इलेक्ट्रॉन रिच है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। जो इलेक्ट्रॉन रिच एटम है वह वन साइड शेयरिंग करेगा, अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। किसको? उस एटम को जिसके पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तभी यह बॉन्ड बनेगा। तीसरा पॉइंट देखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस सिंबल। देखिए अगर ए बी हम मान लेते हैं 2 एटम है और इनके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ए के और बी के बीच? तो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो सिंबल से। या एरो सिंबल किसको इंडिकेट करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से देख लीजिएगा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। यह बता रहा है कि ए एटम ने वन साइडेड शेयरिंग किया है और वन साइडेड शेयरिंग करके अपने इलेक्ट्रॉन को किसको दिया है? बी को दिया है। बी की तरफ सिंबल है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, एक सेल लाइन अगर इस तरह से बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ए ने 2 इलेक्ट्रॉन, ए एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन बी एटम को दिया। एक लाइन 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ए एटम ने बी एटम को दिया है। यह सिंबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। एक और देखिए, आजकल पहले हम लोग ऐसे ही दिखाया करते थे सिंबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। आजकल थोड़ा मॉडर्न केमिस्ट्री में थोड़ा सिंबल को चेंज किया गया है। कहा जाता है कि ऐसे भी दिखा सकते हो, ये भी सही है, लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री में आजकल इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। अगर ए और बी में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है तो एरो साइन को हटा के सिंगल लाइन से हम दिखाते हैं। लेकिन ये सिंगल लाइन से ये नहीं पता चल रहा है कि कौन एटम किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, वन साइडेड शेयरिंग किधर से हुआ है। तो यहाँ पर इसी चीज को समझाने के लिए एक पर प्लस एक पर माइनस सिंबल देते हैं। जिसके ऊपर प्लस सिंबल दिया जाता है जिस एटम के ऊपर, वह एटम वन साइडेड इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कराता है। यानी वन साइडेड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का मतलब एक तरफा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यह माना जाता है। और जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है वह एटम उस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो ध्यान रखिएगा, एरो सिंबल को हटा के मॉडर्न केमिस्ट्री में सिंगल लाइन से दिखाते हैं। एक पर पॉजिटिव चार्ज देते हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वह एटम को डोनेट करेगा, यानी वन साइडेड शेयरिंग कराएगा, इधर से अपना इलेक्ट्रॉन भेजेगा। और वह इलेक्ट्रॉन कौन प्राप्त कर रहा है? बी एटम। यह कैसे पता चल रहा है? बी के ऊपर निगेटिव चार्ज का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। दोनों स्ट्रक्चर अपने आप में पूरी तरह से परफेक्ट है, पर मॉडर्न केमिस्ट्री में आजकल इस तरह से ही ज्यादातर रिप्रेजेंट किया जाता है। आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट करोगे तो गलत कोई नहीं है, दोनों ही स्ट्रक्चर सेम है, पर मॉडर्न इस तरह से दिखाने का तरीका ढूंढ लिया गया है कि इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिए। अब देखिए, इसको हम और एक्सप्लेन कर रहे हैं थोड़ा कैसे इसने बॉन्डिंग बनाया। देखिए ये ए एटम है, ये इलेक्ट्रॉन रिच एटम है। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। देखिए 2 2 4 2 6 2 8। इसके आउटर और इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ए के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी ऑक्टेट कंप्लीटेड एटम है। अब बी एटम को देखिए, बी एटम के आउटर ये जो वैलेंस सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए। ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर बी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब बी को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अब ए के पास तो ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट भी है और बहुत से इलेक्ट्रॉन इसका क्या है? लॉन पेयर के रूप में उपलब्ध है, यानी अनशेयर्ड पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये क्या करता है? अपना 2 इलेक्ट्रॉन वन साइडेड शेयरिंग करता है। वन साइडेड शेयरिंग का मतलब ए अपने 2 इलेक्ट्रॉन को बी को देता है, लेकिन कंप्लीट रूप से नहीं देता है। कंप्लीट रूप से देगा तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। यहां कंप्लीट रूप से नहीं करता, शेयरिंग के रूप में देता है। शेयरिंग का मतलब यह 2 इलेक्ट्रॉन बी को देता है कि जाओ तुम अपना ऑक्टेट पूरा कर लो, और जैसे ही यह 2 इलेक्ट्रॉन बी के पास जाता है इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। पर जैसे फिर ए को अपने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, यह अपना इलेक्ट्रॉन वापस मांग लेता है और अपना भी काम चलाता है, यानी अपना भी ऑक्टेट पूरा किए रहता है और शेयरिंग के रूप में दूसरे को देता है। वह इसी तरह का हुआ,
बॉन्डिंग की, जैसे कि मान लिया दो स्टूडेंट है, कोई क्लास 1A में पढ़ रहा है, उसी का कोई क्लास B2 में पढ़ रहा है, तो अब AB का अंतर है, तो क्या करेगा, अब हम अपने किताब को पढ़ लिए, अब उसको जरूरत है, उसके पास किताब नहीं है, तो हम कहते हैं ठीक है भाई मेरा किताब लेकर थोड़ा सा काम चला लो, अपना क्लास अटेंड कर लो, फिर जैसी क्लास अटेंड करने के बाद हमको वही किताब वापस कर देना, क्योंकि मालिक तो हम ही हैं किताब के। तो यह इलेक्ट्रॉन का मालिक A ही एटम है, लेकिन B के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसकी वजह से इसका ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा है, तो A क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को B को ट्रांसफर कर देता है शेयरिंग के रूप में, टेम्पोररी रूप से। देखिए वन साइडेड शेयरिंग का मतलब होता है टेम्पोररी रूप से A ने अपने इलेक्ट्रॉन को B को दिया है, पर जैसे ही A को जरूरत होगा अपना इलेक्ट्रॉन वापस मांग लेगा। तो इससे दोनों काम होता है, A का तो ऑक्टेट पूरा होता ही है, साथ साथ यह B का भी ऑक्टेट को पूरा कराने में मदद करता है। इसी को हम कहते हैं वन साइडेड शेयरिंग, यानी केमिकल बॉन्ड वैसा जो वन साइडेड शेयरिंग से दो एटमों के बीच में बने, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट, कोवैलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड या शिफ्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल देखिए, हमने पहला एग्जांपल दिया है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन O3 मॉलिक्यूल। O3 मॉलिक्यूल का क्या हम दिखा रहे हैं फॉर्मेशन, कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड O3 यानी ओजोन मॉलिक्यूल में कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। देखिए आपको मालूम है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p4 या 2 6 लिखते हैं। तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 हैं। अब ये सब चीज याद हो जाना चाहिए, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, लगातार बड़े सफर की तरफ चल रहे हैं। तो अब हम बड़े सफर की तरफ चल रहे हैं, तो छोटे छोटे चीजों को अपने दिमाग में आपको बैठा लेना है कि ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अब देखिए ऑक्सीजन के 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑक्सीजन हमने दिखा दिया। ध्यान से स्ट्रक्चर देखिए, बहुत क्लियर कट स्ट्रक्चर है। 3 ऑक्सीजन हमने दिखा दिया है। अब 3 ऑक्सीजन के साथ यहाँ देखिए इसके हमने 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन का इस बॉन्ड में है इंक्लूड, एक इस बॉन्ड में है, इस बॉन्ड में है, और यहाँ इस ऑक्सीजन का देखिए तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व है और 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी इन्वॉल्व होगा कोवैलेंट बॉन्ड में। ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस लाइन में, एक इलेक्ट्रॉन इस लाइन में, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और आपको बताए थे यह लाइन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाता है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों का वन साइडेड शेयरिंग दिखाता है। तो इस लाइन के अंतर्गत यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन छिपे हैं ऑक्सीजन के। कितने इलेक्ट्रॉन छिपे हैं इस ऑक्सीजन के, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो कितने हो गए, 6। अब देखिए इन दोनों ऑक्सीजन ने अपना क्या किया, कोवैलेंट बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। भाई इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसको भी 2 की थी, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया और शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। यहाँ कौन सा बॉन्ड बना है, कोवैलेंट बॉन्ड बना है, और कोवैलेंट बॉन्ड बना के इसने ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब सवाल रहा है इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट भी नहीं पूरा हो रहा है और इसको कोई देगा भी नहीं, क्योंकि इन दोनों का अपना ऑक्टेट पूरा है। पर इसने इससे मदद जब मांगा तो इसने वन साइडेड शेयरिंग किया, यानी इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को भी इस एटम को दिया है। वन साइडेड शेयरिंग, ये क्या बता रहा है, वन साइडेड शेयरिंग के थ्रू इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया कि चाहो तुम भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लो, अपना काम चला लो, लेकिन जब जरूरत होगा हम अपना इलेक्ट्रॉन वापस कर लेंगे। तो इसी को कहते हैं वन साइडेड शेयरिंग। और ये जो वन साइडेड शेयरिंग से यहाँ पर रिलेशनशिप बना, यही रिलेशनशिप कहला रहा है यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी वन साइडेड शेयरिंग से जब बॉन्ड बनता है तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये वन साइडेड शेयरिंग से बनता है, और जब म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो वन साइडेड शेयरिंग हुआ, अर्थात यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अब अगर इसकी को मॉडर्न स्ट्रक्चर में दिखाएंगे तो मॉडर्न स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करेंगे, सारा स्ट्रक्चर यही रहेगा। आपको बताए थे मॉडर्न स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, इस एरो सिंबल को हटा के हम सिंगल लाइन में तब्दील कर देंगे, लेकिन अब यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि किस एटम ने अपना वन साइडेड शेयरिंग किया है, तो उसके लिए यहाँ प्लस और माइनस सिंबल एक्सेप्ट करते हैं। प्लस का मतलब इस ऑक्सीजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या दिया, वन साइडेड शेयरिंग के थ्रू इस ऑक्सीजन को दिया है, और इस ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया वो 2 इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इस पर 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा तो माइनस साइन हो गया, और इससे इलेक्ट्रॉन वन साइडेड शेयरिंग के थ्रू इसमें गया, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यही स्ट्रक्चर है मॉडर्न स्ट्रक्चर, और ये ओल्ड स्ट्रक्चर है, पहले
हम लोग इस तरह दिखाते थे। आप परीक्षा में किसी भी स्ट्रक्चर से दिखाइए, इससे दिखाइए चाहे इससे दिखाइए, दोनों में बराबर मार्क्स मिलेंगे, पर आपको दोनों स्ट्रक्चर को भली भांति समझने का गुण होना चाहिए, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि दोनों स्ट्रक्चर को आप पूरी अंडरस्टैंड कर सकें कि दोनों स्ट्रक्चर में क्या अंतर है और दोनों स्ट्रक्चर किस बात को डिनोट कर रहा है। दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, सिर्फ दिखाने का तरीका अलग किया गया है। क्लियर हो गया? मॉडर्न स्ट्रक्चर इस तरह दिखाते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। H2SO4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए H2SO4 में हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सल्फर ऑक्सीजन दोनों एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। सल्फर में भी 6 होती है, ऑक्सीजन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। ये तो आपको मालूम होना चाहिए। अब ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसको पूरी तरह से अंडरस्टूड कर लीजिए। अब देखिए यहाँ सल्फर है, अब यहाँ पर देखिए 4 ऑक्सीजन लगा है। अब देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन को इस तरह से दिखा दीजिएगा। यह ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इसने एक हाइड्रोजन से ले लिया, एक सल्फर से ले लिया, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। हाइड्रोजन डुएट पूरा करता है हमेशा से, तो हाइड्रोजन ने इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके डुएट पूरा कर लिया। यही केस यहाँ भी हो गया। अब इस तरह से इस सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, तो 6 इलेक्ट्रॉन के पास इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो उसने एक ऑक्सीजन से यहां ले लिया, इस ऑक्सीजन से यहां लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। पर बचा ये दोनों ऑक्सीजन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट पूरा करना। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कहां से इलेक्ट्रॉन चाहिए? इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, क्योंकि सल्फर तो पहले ही ऑक्टेट पूरा कर लिया, पर ये सल्फर से मदद मांगता है ये ऑक्सीजन। तब ये सल्फर जो है एक तरफा वन साइड शेयरिंग करता है, मतलब एक साइड से अपना इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम शेयरिंग क्यों कहते हैं, डोनेटिंग क्यों नहीं कहते? हम ये भी तो कह सकते थे कि सल्फर एक साइड से अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट करता है, पर हम डोनेटिंग शब्द नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि डोनेटिंग का मतलब होता है कंप्लीट रूप से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देना, पर ऐसा नहीं होता है। कंप्लीट रूप से अगर ट्रांसफर कर नहीं सकता, क्योंकि कंप्लीट रूप से अगर ये सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा तो इसका ऑक्टेट गड़बड़ हो जाएगा। ये तो पहले से भरपेट खाया हुआ है खाना। अब कोई आदमी भीख तभी किसी दूसरे को देगा जब उसके पास एक्स्ट्रा होगा, तो एक्स्ट्रा तो है नहीं इसके पास, अपना ऑक्टेट पूरा किए हुए, पर काम चलाने के लिए यह एक तरफा वन साइडेड शेयरिंग करता है, कंप्लीट कराता है इस ऑक्सीजन के काम को कि तुम भी अपना ऑक्टेट पूरा करो। तो यह वन साइडेड शेयरिंग करके इसको 2 इलेक्ट्रॉन देता है। एक लाइन 2 इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है, तो यह सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसका ऑक्टेट पूरा कराया। इसी तरह से यह 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करके इसका भी ऑक्टेट पूरा किया। तो यह कोवैलेंट बॉन्ड है, यह कोवैलेंट बॉन्ड है, यह कोवैलेंट है, यह कोवैलेंट है, लेकिन यह और यह क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, यानी वन साइडेड शेयरिंग हुआ है। सल्फर ने एक तरफा ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया है, तो वन साइडेड शेयरिंग से कंप्लीट हुआ H2SO4 का स्ट्रक्चर। तो क्लियर हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज की। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? जब हम कोई मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ध्यान से देखिए, हम अब अगला टर्म डील कर रहे हैं। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? जब हम कोई मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उस स्ट्रक्चर में कई एटम होते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर कई एटम होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर किसी पार्टिकुलर एटम पर, किसी इंडिविजुअल एटम पर चार्ज का कैलकुलेशन करना कहलाता है फॉर्मल चार्ज। एक मॉलिक्यूल के अंदर किसी एक एटम के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, इसी का कैलकुलेशन करना कहलाता है फॉर्मल चार्ज। अब देखिए फॉर्मल चार्ज का डिफिनेशन, द चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम। इंडिविजुअल एटम का मतलब एक एटम पर, द चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। कहता है कि फॉर्मल चार्ज क्या है? इंडिविजुअल एटम के ऊपर चार्ज का कैलकुलेशन करते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर में, इसी को हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। देखिए फॉर्मल चार्ज, यहाँ पर स्टार पॉइंट पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसको ध्यान में रखना है कि फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन हमेशा हम लुईस स्ट्रक्चर से करते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर की जो बात करते हैं उसी स्ट्रक्चर से हम फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन करते हैं। तो FC का मतलब फॉर्मल चार्ज, याद रखिएगा, FC यानी फॉर्मल चार्ज इज कैलकुलेटेड बाय लुईस स्ट्रक्चर। फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन हम लुईस स्ट्रक्चर से करते हैं। कैसे करते हैं कैलकुलेशन? उसके लिए एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है। इस फार्मूला से हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर से द्वारा हम फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन करते हैं। देखिए फॉर्मल चार्ज बराबर होता है VE यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस LPE मतलब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, माइनस करेंगे
फिर और माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, बीपीई यानी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे उसको 2 से भाग देकर के माइनस करेंगे, यानी फॉर्मल चार्ज बराबर ये जो V आया, V किसको इंडिकेट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, V का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन ऑफ आइसोलेटेड एटम। जो एटम पर कैलकुलेशन करेंगे, चूंकि फॉर्मल चार्ज पार्टिकुलर एटम पर निकलता है, इंडिविजुअल एटम पर निकलता है, तो जिस एटम पर कैलकुलेशन करेंगे उस एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका हम पहले संख्या लिखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानते हैं ना, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होता है उसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको कई बार हम बता चुके हैं, इसको पिछले क्लास में कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। अब आप ध्यान दे करके आगे के टॉपिकों को पढ़ते जाइए, क्योंकि पिछला टॉपिक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए ये फॉर्मूला से कैसे कैलकुलेशन किया जा रहा है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, परीक्षा में आता है फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए। एलपीई का क्या मतलब होता है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, और बीपीई का क्या मतलब होता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल में हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे O3 मॉलिक्यूल का हम निकाल रहे हैं। देखिए पहले भी बता चुके हैं कि ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, हमने लिख भी दिया है, याद भी आपको होना चाहिए। हम बीच बीच में पूछेंगे भी आप सारे स्टूडेंटों से। V का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम, कितना होता है, 6। स्ट्रक्चर भी हमने पीछे डील कर रखा था, वही स्ट्रक्चर को हमने फिर से ड्रॉ किया है। देखिए मॉडर्न स्ट्रक्चर की तरह बना दिए हैं, या प्लस सिंबल बता रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन वन साइडेड डोनेट करके इसको दिया है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम इसको नंबरिंग कर देते हैं, ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3। नंबर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर एटम का अलग अलग फॉर्मल चार्ज निकाला जाता है। तो ऑक्सीजन नंबर 1, 2, 3। अब देखिए हम पहला ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। देखिए फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 माने 1, ये वाला ऑक्सीजन का हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे, आपको फॉर्मूला मालूम है, पहले क्या लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑक्सीजन एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होती है, यहां से देखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम के अंदर कितना होता है, 6। क्योंकि इंडिविजुअल लेते हैं, हम क्या लेते हैं, आइसोलेटेड एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं। मतलब जो एटम ले रहे हैं उस एटम का जनरल केस में, इस स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, उस एटम का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता है, तो वो संख्या लिख देंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इस ऑक्सीजन में, 6 लिख दिए माइनस। अब यहाँ क्या लिखना है, एलपीई लिखना है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, अनशेयर्ड पेयर, यानी अनबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है एटम के वैलेंस शेल में उसी को कहते हैं लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अब ये ऑक्सीजन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 1, 2, यही तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यही लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी संख्या लिख दिए, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 2 लिख दिए, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखना है। तो बॉन्ड पेयर आपको मालूम है यहाँ पर कितने बॉन्ड बने हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पहले से मालूम है। जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका ऑक्सीजन का, इससे ऑक्सीजन का, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इसका, तो 2 2 4, तो 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन। आपको बताया है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और एक कोऑर्डिनेट में 2 इलेक्ट्रॉनों का डायरेक्ट ट्रांसफर दर्शाता है। तो इस लाइन के अंदर भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, पर ये 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस ऑक्सीजन के हैं, तो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है कितने बॉन्ड पेयर हैं। तो 1 2 3 बॉन्ड पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, जस्ट डबल, क्योंकि एक बॉन्ड पेयर 2 इलेक्ट्रॉन को रखता है। तो 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, बाई डिवाइडेड बाई 2। अब इसको 3 से भागे 3 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा तो +1, यानी इस ऑक्सीजन का वैलेंस, इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना निकल के आया, +1 निकल के आया। ठीक उसी प्रकार से अगर हम फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम 2 की बात करें तो यहाँ देखिए इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेना है, सॉरी माइनस एलपीई लेना है, अनबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेना है। तो अनबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 है, तो अनबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने ले लिए, 4, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, यहाँ बॉन्ड देख लीजिए, बॉन्ड कितने हैं, 2 है, 2 बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन रखता है तो 4 इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका नंबर कितना आ रहा है, 0, यानी इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना निकल के आया, 0।
अब हम फॉर्मल चार्ज इस ऑक्सीजन का निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3 इस ऑक्सीजन का निकालना है। फिर इस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 6 आ गया, माइनस LPE लेंगे यानी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या अनबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दिया, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस सिंबल से दिखाई पड़ेगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाता है तो 2 लाइन लिख दिए और ऊपर में नीचे डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व कीजिएगा तो इसका संख्या कितना निकल के आएगा, -1, यानी इस ऑक्सीजन एटम के अंदर इसका फॉर्मल चार्ज निकल के आया +1, इसका फॉर्मल चार्ज निकल के आया 0, इसका फॉर्मल चार्ज निकल के आया -1। तो बताया थे ना कि फॉर्मल चार्ज एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इंडिविजुअल एटम का अलग अलग निकल सकता है, तो अलग अलग निकल गया, सेम भी निकल सकता है, अलग अलग निकलता है, परंतु इंडिविजुअल कैलकुलेशन होता है। इस तरह से फॉर्मल चार्ज किसी भी कंपाउंड के अंदर पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का हम निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, जो फार्मूला भी आपको ऊपर में हमने बताया। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है उपयोगिता। ये फॉर्मल चार्ज निकालने की उपयोगिता ही क्या है, क्या वैल्यू है, फॉर्मल चार्ज क्यों कैलकुलेट किया जाता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पार्टिकुलर एटम का जब हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो फॉर्मल चार्ज का वैल्यू जितना कम आएगा उतना माना जाता है कि वह स्ट्रक्चर की एनर्जी उतनी कम है, और जितनी स्ट्रक्चर की एनर्जी कम होती है माना जाता है या देखा जाता है कि वह स्ट्रक्चर उतना ही स्टेबल है। तो कोई अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड दिया हुआ है, उसके 2-3 स्ट्रक्चर हैं, हम सारे स्ट्रक्चर से प्रत्येक एटम का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, जिसमें फॉर्मल चार्ज का वैल्यू कम आएगा वह स्ट्रक्चर लोएस्ट एनर्जी का कहलाएगा। यही इसका सिग्निफिकेंस है कि कौन सा स्ट्रक्चर लोएस्ट एनर्जी का है। इसका कैलकुलेशन हम कैसे निकालते हैं, उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रत्येक एटम का फॉर्मल चार्ज निकाल के करते हैं, यही इसकी उपयोगिता है। सिग्निफिकेंस में देखिए, स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम्स इंडिकेट द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर। कहता है कि जितना ज्यादा फॉर्मल चार्ज का वैल्यू कम आएगा, स्मॉलेस्ट आएगा वो एटम का, वही स्ट्रक्चर इंडिकेट करेगा कि उस स्ट्रक्चर का लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे कम है। और जिस स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे कम होती है तो वह स्ट्रक्चर स्टेबल माना जाता है। यानी स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड का पता लगाने के लिए हम फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन करते हैं। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड और फॉर्मल चार्ज का हमने कंप्लीट आपको दे दिया। तमाम कंपाउंडों का आप फॉर्मल चार्ज निकालिए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड निकाल के देखिए, पूरा कंसेप्ट हमने रख दिया है। अगले क्लास में, आज का क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ केमिकल बॉन्डिंग के नए टर्म को आपको समझाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, आज का क्लास यही समाप्त कर